हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमटी एजुकेटर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायल एंड एरर थियोरी की, जो एक लर्निंग की थियोरी है जिसको एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो थे, इनका बर्थ हुआ 31 अगस्त 1874 में मैसेचुसेट्स यूएस में। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत काम किया है, बहुत रिसर्च की है। ठीक है जी। फिर इनको जाना जाता है इनके लॉ ऑफ इफेक्ट, या इन्होंने जो भी लर्निंग के जो लॉज दिए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज, उनकी वजह से भी इनको जाना जाता है। कनेक्शनिज्म इन्होंने दिया था। ट्रायल एंड एरर थियरी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड एनिमल रिसर्च, या एनिमल इंटेलिजेंस पर और एनिमल रिसर्च भी इन्होंने काफ़ी की है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इनकी ट्रायल एंड एरर थियरी को। तो हम बात करते हैं अगर इनकी थियरी की, तो इनकी थियरी 1898 में इन्होंने दी थी और ये थियरी पब्लिश हुई थी 1913 में। ठीक है जी। इस थियरी को और भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी, थॉर्नडाइक्स बॉन्ड थियरी और थॉर्नडाइक थियरी ऑफ लर्निंग बाय सक्सेसफुल वेरिएंट्स। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए बात तो, कि ये जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे पहले थॉर्नडाइक ने ही दिया था। जैसे हम देखते हैं कि इसको पावलोव ने भी यूज़ किया है ना जी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी इसको यूज़ किया गया है, लेकिन ये जो टर्म थी सबसे पहले थॉर्नडाइक ने दी थी और इन्होंने ही इसके बारे में बात की थी। ये बोलते थे जो लर्निंग होती है ना, वो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की वजह से ही लर्निंग इफेक्ट होती है। ठीक है जी। और यही कनेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसी को कनेक्शनिज्म बोलते हैं, कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रायल थियरी में, ट्रायल एंड एरर थियरी में होता क्या है। सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझिए। देखिए, ट्रायल एंड एरर, ठीक है, मतलब हम जो भी चीज़ सीखते हैं वो ट्राई करते हैं पहले चीज़ को। जब ट्राई करेंगे तो उसमें कुछ गलतियाँ आएंगी, ठीक है, एरर होंगी। तो ट्राई करते हैं, गलतियाँ होती हैं और फिर हम सीखते हैं। हम फिर से ट्राई करते हैं, फिर से गलतियाँ होती हैं, फिर हम ऐसे ऐसे इम्प्रूव करते जाते हैं। ठीक है जी। फिर अकॉर्डिंग टू ट्रायल एंड एरर थियरी, if an organism is kept in a new situation, it shows different kinds of responses. देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी ह्यूमन बीइंग को हम एक नई सिचुएशन में डाल देते हैं, तो उसके लिए कोई नई प्रॉब्लम होती है, वो तो उसको पता नहीं होता कि क्या सही है या क्या गलत है, लेकिन वो फिर भी रिस्पोंड करता है। जैसे अगर हमें कोई मैथ्स की प्रॉब्लम दे दी जाए, ठीक है, हमें नहीं पता यार इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। हम 4-5 फॉर्मूले जो भी हमें आते हैं हम सारे लगा देंगे उसमें। ठीक है जी। लेकिन अब हमें नहीं पता कि हम कितने सही हैं कितने गलत हैं, तो पहले हमारे रिस्पॉन्सेज गलत होंगे। तो हम गलती करने से कुछ चीज़ों को सीखेंगे कि हमारी कहाँ पर गलती हुई, क्या गलती हुई, कहाँ पर इसको करेक्ट किया जा सकता है। फिर जब हम उसको दूसरा अटेम्प्ट हम देंगे, हम उसी प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करेंगे, तो हम पहले से बेटर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमारी उसमें एरर्स जो होंगी वो कम हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं पहला जो ट्रायल होगा उसमें हमारी एरर्स, गलतियां बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे, हम बार बार चीज़ों को ट्राई करते जाएंगे, हमारी जो गलतियां होंगी वो कम होती जाएंगी। ठीक है जी। फिर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि हम उस चीज़ में गलती नहीं करेंगे और हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से हमारी जो एरर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं, ग्रेजुअली कम हो जाती हैं, और हम ट्रायल और एरर के थ्रू हम चीज़ों को सीख पाते हैं, हमारी लर्निंग हो पाती है। ठीक है जी। जैसे ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, तो ऐसा तो ही नहीं है ना कि आपने पहली बार साइकिल उठाई और आपने चला लिया था। तो पहले आप सीखे होंगे उसको, हैंडल आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे होल्ड करना है, ठीक है, कैसे आपको पेडलिंग करनी है। तो ये सब चीज़ें आपने सीखी थी, कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस से आप इसको सीख गए। उसके बाद हम बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट की। देखिए, जो थॉर्नडाइक ने, वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है,
इन्होंने रैट्स पर भी किया है, कैट्स पर भी किया है, मंकीज़ पर, चिकन्स पर, फिशेस पर, इन्होंने बहुत सारे जानवरों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन जो इनका फेमस एक्सपेरिमेंट है उसकी हम बात करेंगे। ये इन्होंने कैट पर किया था, ठीक है जी। और इसमें इन्होंने क्या किया, एक केज टाइप की चीज़ ली, ठीक है, जिसको इन्होंने पजल बॉक्स बोला है, ठीक है। इन्होंने वो पजल बॉक्स बनाया आयरन बार से, ठीक है। और वो कुछ इस तरह से डिज़ाइंड था कि उसके अंदर एक लीवर था, और उस लीवर को अगर प्रेस करते थे तो इस पजल बॉक्स का डोर खुल जाता था, ठीक है। तो इन्होंने एक इस हंगरी कैट को, एक बिल्ली जो कि भूखी थी, उस बिल्ली को इन्होंने उस पजल बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। और एक फिश को इन्होंने बाहर रख दिया, उस बॉक्स के बाहर रख दिया। वो फिश को कैट जो थी अंदर से देख तो सकती थी, लेकिन वहाँ से वो पकड़ नहीं सकती थी उसको, ठीक है। और जैसे कि कैट ये भूखी थी, बिल्ली भूखी थी, तो इसके सामने वो फिश रखी थी, तो वो फिश इसके लिए स्टिम्युलस का काम किया उस फिश ने, ठीक है, क्योंकि इसको अपनी भूख मिटानी थी। तो लेकिन इस कैट को ये नहीं पता था मैं बाहर जाऊं कैसे, तो इसके लिए ये नई प्रॉब्लम थी। तो इसने क्या किया, इसने बहुत सारे रेस्पॉन्सेज दिए, बहुत सारी मूवमेंट्स की, इसने कोशिश की ये जो भी कर सकती थी। तो इसने जैसे कि वहाँ पर जंप किया बॉक्स के अंदर, वॉल, उसके केज की वॉल्स को और फ्लोर को इसने स्क्रैच किया, ठीक है। फिर इसने आयरन बार्स जो थी, बार्स में से ऐसे खुद की बॉडी को स्ट्रेच करके फिश को पकड़ने की इसने कोशिश की, लेकिन ये पकड़ नहीं पाई, ठीक है। लेकिन एक्सीडेंटली इससे, गलती से इससे क्या हुआ, वो लीवर प्रेस हो गया। जैसे ये मूवमेंट्स कर रही थी, उन मूवमेंट्स में इससे गलती से वो प्रेस हो गया और वो डोर ओपन हो गया। उसके बाद ये बाहर आई और इसने उस फिश को खा लिया, ठीक है। फिर थॉर्नडाइक ने क्या किया, इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट किया। दोबारा से इन्होंने इस प्रोसेस को रिपीट किया कि कैट को फिर से उसमें डाल दिया पजल बॉक्स में, फिर से यही चीज़ उन्होंने रिपीट की। तो उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे बार बार ये प्रोसेस रिपीट कर रहे थे, तो इसका जो टाइम था बाहर आने का, वो टाइम कम होता जा रहा था। तो ये जो पहले गलती कर रही थी, वो गलती अब ये इम्प्रूव करती जा रही थी, कि अब ये जल्दी प्रेस कर रही थी लीवर। जैसे पहले इसको कुछ अटेम्प्ट्स के बाद कैट ने एसोसिएट करके सीखा, समझा कि भाई कुछ यहाँ पे लीवर के आसपास ही है, जिसकी वजह से ये डोर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो कुछ अटेम्प्ट्स के बाद इसको पता चल गया कि ये लीवर प्रेस करने से ही ओपन हो जाता है, ठीक है जी। तो ये आप इमेज से देख सकते हो कि ये पहले इसने ऐसे कोशिश की अंदर से ही स्ट्रेच करके बॉडी को, फिर इससे जब लीवर प्रेस हो गया तो ये बाहर आकर फिश खाकर बैठ गई, ठीक है जी। तो कुछ ट्रायल्स के बाद ऐसा हुआ कि कैट ने इनकरेक्ट, जो इस गलतियां कर रही थी, इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज थे, वो रिस्पॉन्सेज बंद हो गए और इसको पता चल गया कि लीवर प्रेस करने से ही डोर ओपन होता है, ठीक है जी। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 5 दिन तक किया था लगातार, और 10 ट्रायल्स सुबह और 10 ट्रायल्स शाम को ये देते थे, मतलब इसको। तो ये तो था इनका एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने कुछ लॉज दिए हैं, लॉज ऑफ लर्निंग जिनकी हम बात करते हैं। इनमें प्राइमरी लॉज दिए हैं, जो कि 3 हैं हमारे लॉज: लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और इन्हीं 3 लॉज के बेसिस पर इन्होंने 8 और लॉज दिए हैं, जिनको हम सेकेंडरी लॉज बोलते हैं, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे इन लॉज के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस। देखिए, रेडीनेस का मतलब है कि आप कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रेडी हो, ठीक है। जब तक आप कोई काम करने के लिए रेडी नहीं होगे, तो आप उस काम को इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा है, अगर उस बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है ना, कोई चीज़ सीखने का मन नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसको सिखा नहीं पाओगे, ठीक है जी। तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि बच्चे को कुछ सिखाने के लिए ना, टीचर को पहले उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसकी
क्यूरियोसिटी को, उसके इंटरेस्ट को स्टिम्युलेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस। अच्छा, इस लॉ को हम लॉ ऑफ मोटिवेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट को हम लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन के नाम से भी जानते हैं। वो क्यों, ये हम देखते हैं अभी। देखिए, इस इफेक्ट का मतलब आप समझिए। इफेक्ट मतलब किसी चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमें उस काम में सक्सेस मिलती है, हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हम बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं, ठीक है जी। हमें प्लेजर मिलता है उस चीज़ से, हम खुश होते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ में फेल हो जाएं तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, हम बहुत डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो स्ट्रेंथन करता है एसोसिएशन को, और जो डिससेटिस्फेक्शन होता है उसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है। और ऐसे ही हम कह सकते हैं, देखो हमें जो अगर रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, रिवॉर्ड मिलता है तो वो एनकरेज करता है लर्निंग को। हम कुछ सीखते हैं और हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हमें खुशी होती है, हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन फील होता है, ठीक है। और वहीं पर अगर हमें पनिशमेंट मिल जाए तो हमें उसका उल्टा इफेक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हमें कोई काम करने के बाद सेटिस्फेक्शन फील होती है तो हम उस काम को दोबारा करते हैं, ठीक है। और अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, नेगेटिव इफेक्ट जाता है, तो हम उसको दोबारा नहीं करते हैं और हम उस काम में से अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। इसलिए हमने इसको लॉ ऑफ प्लेजर और पेन भी कहा है। देन थर्ड आता है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है जी। और देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, आपकी उसमें गलतियां कम हो जाएंगी और आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है जी। तो द मोर द प्रैक्टिस वन डज, द लर्निंग बिकम्स मोर ईजियर, इफेक्टिव एंड विदाउट एरर्स, ठीक है जी। और इसी में इन्होंने, थॉर्नडाइक ने, दो लॉज और दिए हैं, सब लॉज, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। देखो, जो जिस चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जिस चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे उसमें आप ज़्यादा इम्प्रूव करते जाओगे, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ कनेक्शन बन जाएगा वहाँ पर। लॉ ऑफ यूज रेफर्स टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कनेक्शन विद प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप उसमें परफेक्ट बनोगे। जैसे आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है जी। जैसे और इसके बाद दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ डिसयूज, ठीक है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उसको भूल जाओगे, ठीक है, या वो जो कनेक्शन हो जाएगा वो वीक हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि आपने मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है, मान लो हमने इंटीग्रेशन की बात की, आपने उसको बार बार प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है, आपको वो फॉर्मूलाज सारे याद हो गए, ठीक है, और आप प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाने लगे, ठीक है। लेकिन आपने कुछ साल उसको 3-4 साल नहीं किया, और फिर आप दोबारा करोगे तो आप वो भूल चुके होगे, ठीक है। तो वो जो आपने प्रैक्टिस से अपने आप को इम्प्रूव किया था वो तो हो गया लॉ ऑफ यूज़। लेकिन जब आपने प्रैक्टिस छोड़ दी और कुछ टाइम बाद, 2-3 साल बाद, किसी ने आपसे पूछा भाई आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिसयूज, ठीक है जी। तो इन्हीं 3 लॉज के बेसिस पर हमारे सेकेंडरी लॉज भी दिए हैं इन्होंने ही, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लॉज की। इसमें सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। देखिए, जब हमें या किसी भी इंडिविजुअल को किसी नई सिचुएशन में डाल दिया जाए, कोई नई प्रॉब्लम आ जाए जिसका उसे कुछ पता ही नहीं है कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इससे निकलना कैसे है, ठीक है, तो वो बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारे तरीके से अपने उसको रिस्पोंड करता है, ठीक है जी। अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो हैं, उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, पास्ट नॉलेज जो है, उसकी प्रीवियस नॉलेज, उसके बेसिस पर उसको फेस करता है, उसके बेसिस पर वो रिस्पोंड करता है, ठीक है जी। तो जब तक वो करेक्ट रिस्पॉन्स ना दे, मतलब तब तक वो गलत रिस्पॉन्सेज या कुछ भी रिस्पॉन्सेज देता रहता है। जैसे
हम कोई क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन, और इस बारे में हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी सुना नहीं है, तो हमें ऐसा लगेगा कि यार ये चारों ऑप्शंस इस क्वेश्चन के सही आंसर है, ठीक है, या ऐसा लगेगा या कि ये चारों ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। जब हमें पता ही नहीं है तो इसलिए हमें ये चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो हम कुछ भी मतलब कि रिस्पोंड करेंगे, ठीक है। तो दूसरा आता है हमारा लॉ ऑफ एटीट्यूड। देखिए एटीट्यूड से आपको क्लियर हो गया होगा, एटीट्यूड हम आपको पता ही है कि हम कोई भी काम करते हैं या तो हम उसको पॉजिटिव एटीट्यूड से करते हैं या नेगेटिव एटीट्यूड से करते हैं। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो हम हाईली मोटिवेटेड होंगे, ठीक है जी, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन अगर नेगेटिव होंगे तो सेल्फ डाउट करेंगे, हम उस टास्क को अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमारा जो एटीट्यूड है वो भी हमारी लर्निंग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसको हम लॉ ऑफ मेंटल सेट भी बोलते हैं, ठीक है जी। देन थर्ड आता है हमारा लॉ ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को एक नई सिचुएशन में डाल दिया जाए, ठीक है, और तो वो कुछ इस हिसाब से रिएक्ट करता है कि वो कंपेयर करता है कि जब वो उसने पहले कुछ इस तरह की प्रॉब्लम फेस की थी तो उसने क्या रिस्पॉन्स किया था, कैसे सॉल्व किया था प्रॉब्लम को, ठीक है। तो अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको कंपेयर करता है अब की सिचुएशन से, और वैसे ही मतलब वो रिएक्ट करता है। तो ये हो जाएगा हमारा लॉ ऑफ एनालॉजी, ठीक है जी। देन फोर्थ आता है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। देखिए लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग में हमारा आता है कि हमें जब लर्निंग करने के लिए कोई रिस्पॉन्स पाने के लिए कोई एक या एक से ज़्यादा स्टिम्युलस को जब हम एसोसिएट कर सकें, ठीक है, तो उसमें हम एसोसिएट शिफ्टिंग की बात करते हैं। जैसे आपने पावलोव के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि पहले फूड था, ठीक है, फूड जो नेचुरल स्टिम्युलस था उसके साथ उन्होंने बेल को एसोसिएट कर दिया था, ठीक है जी, रिस्पॉन्स पाने के लिए उन्होंने बेल को एसोसिएट कर दिया था। ऐसे ही हम जैसे अगर हम एजुकेशनल वे में हम बात करें तो बच्चों के लिए एक स्टिम्युलस होता है मार्क्स, कि अच्छे मार्क्स आएंगे इसलिए हमें पढ़ना है। उसमें हम एक और स्टिम्युलस ऐड कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं बच्चे का अच्छा रिस्पॉन्स पाने के लिए, कि अगर बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आएंगे तो हम उनको कुछ और भी प्राइज़ देंगे, ट्रॉफी देंगे या कुछ भी देंगे, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। तो ये लॉ था हमारा लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। देन हमारा फिफ्थ लॉ आता है लॉ ऑफ प्राइमेसी। देखिए प्राइमेसी का मतलब होता है कि जो भी काम सबसे पहले हुआ है, ठीक है, आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और आपने ये भी सुना होगा कि बच्चे की इनिशियल स्टेज में, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी डेवलपमेंट में क्या बच्चा सीख रहा है और क्या बच्चा खा रहा है ना, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि बच्चे के मन में जैसी चीज़ें आप पहले सिखाओगे इनिशियल स्टेजेस में, वही चीज़ें वो सीखेगा, ठीक है। जैसे अगर बच्चा शुरू में किसी चीज़ से डरता है ना, तो वो बाद में भी उस चीज़ का डर उसके अंदर बना रहेगा, ठीक है जी। तो इसलिए कहते हैं लॉ ऑफ प्राइमेसी, मतलब कि इसका लॉ है, ये भी लर्निंग पर बहुत इफ़ेक्ट करता है, ठीक है जी। इसलिए कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी लर्निंग पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए। देन सिक्स लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ रिसेंसी। रिसेंसी का मतलब है यहाँ पर कि आपने देखा होगा कि जो भी घटना रिसेंटली घटी है, बिल्कुल कुछ ही टाइम पहले जो घटना घटी है या हमने कोई चीज़ पढ़ी है, वो हमें ज़्यादा याद रहती है ना। तो ये है हमारा लॉ ऑफ रिसेंसी। इसका एग्जांपल हो जाएगा कि एग्ज़ाम से पहले हम कुछ टॉपिक्स की रिवीजन करते हैं ना, तो एग्ज़ाम्स में वो चीज़ें हमें याद रहती हैं, ठीक है। तो सेवेंथ लॉ हमारा आ जाएगा लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस है ये, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। देखिए जितना ज़्यादा स्टिमुलस इंटेंस होगा उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्स इंटेंस होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए एक एग्जांपल से समझो आप, कि जितना ज़्यादा कहते हैं ना, जितना ज़्यादा आप शिद्दत से आप चाहोगे कि मेरे को केवीएस की जॉब चाहिए, ठीक है, उतना ही ज़्यादा इंटेंसली आप उसके लिए काम करोगे।
उतना ही ज़्यादा आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे, है ना। तो जितना ज़्यादा इंटेंस स्टिम्युलस होगा उतना ही ज़्यादा इंटेंस आपका रिस्पॉन्स होगा, और अगर स्टिम्युलस वीक होगा तो रिस्पॉन्स भी वीक होगा। अब जैसे इसके एक्सपेरिमेंट में हम बात करें तो उस जो कैट थी उसको भूख लगी थी, ठीक है जी, वो हंग्री थी, इस वजह से वो उसने वो सारी मूवमेंट्स परफॉर्म की, है ना, वहाँ से बाहर निकलना चाहा। लेकिन अगर उसको भूख ना लगती तो वो बैठी रहती 1-2 घंटे और, ठीक है जी। देन लास्ट लॉ आता है हमारा 8th, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। देखिए पार्शियल एक्टिविटी का मतलब है यहाँ पर कि अगर हम एजुकेशनल सेंस में बात करें कि जो हम बच्चों को सिखाते हैं ना कुछ भी, तो उसको हम टीच करना चाहिए हमें पार्ट्स में, मतलब टुकड़ों में तोड़ के हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ एक बार में पढ़ा दो, ठीक है, उससे बच्चे को समझ भी नहीं आएगा और वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। और इसका एक मतलब ये भी बनता है कि बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितने की ज़रूरत है उतना ही उसको सिखाया जाए, उससे ज़्यादा उसको फालतू में सिखाया ना जाए, ठीक है जी। मतलब जो चीज़ रेलिवेंट है, उसकी रियल लाइफ बेसिस पर रेलिवेंट है, वही चीज़ें उसको सिखाई जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा उसको डेप्थ में ना सिखाया जाए। या मतलब कि अगर उसका जैसे मैथ्स का पेपर है तो उसको मैथ्स ही पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है उसको बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करवा रहे हैं उस टाइम पर, ठीक है। तो जितने की ज़रूरत है उतना उसको पढ़ाया जाए। तो ये थे जी हमारे सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थियरी की। इसमें सबसे पहले हमने थॉर्नडाइक साहब के बारे में पढ़ा, फिर इनके ट्रायल एंड एरर थियरी के बारे में पढ़ा, फिर हमने इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर इनके हमने प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज पढ़े। 3 प्राइमरी लॉज हैं और 8 सेकेंडरी लॉज हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको ये थियरी क्लियर हो गई होगी। So guys, thank you for watching. Stay connected for the upcoming videos.